अमेरिका तालिबान के बीच काफी गहरा याराना है या बचपन का प्यार। ऐसा इसलिए क्योंकि तालिबानियों के सहारे अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ को टुकड़ों में बांट सका, रूस कमजोर हो गया और अमेरिका महाशक्ति बन गया। आज अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है। सभी को लगता है कि तालिबानियों का कोई साथ नहीं देगा, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका, इजराइल इन दोनों ने तालिबानियों के पक्षकार बनकर सबको हैरान कर दिया। इन सब में सबसे बड़ा नुकसान भारत का हो रहा है। बहरहाल अब अमेरिका और तालिबान के बीच के संबंध को लेकर बात करते हैं। अप्रैल 2001 में अमेरिकी सरकार ने तालिबान प्रमुखों को न्यूयॉर्क बुलाया। वजह थी कि तालिबान के इलाके से ऑयल पाइपलाइन लेकर आने का प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट यूनोकल ऑयल कंपनी नाम की एक कंपनी के पास था। यूनोकल ऑयल कंपनी के मालिकों में डिक चेनी और डोनाल्ड रम्सफील्ड शामिल थे। तालिबान से बातचीत हो गई और काम चलने भी लगा कि इसी बीच 9/11 का हमला हो गया। अमेरिका ने हमला करने का निर्णय लिया। कार्गिल ग्रुप हथियार मुहैया कराने की सबसे बड़ी कंपनी है। चूंकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हथियारों की जमकर खरीद हुई, तो इससे कार्गिल ग्रुप को बड़ा फायदा पहुंचा। लेकिन इस कार्गिल ग्रुप के बड़े हिस्सेदारों में सऊदी बिन लादेन ग्रुप शामिल है, जो इस जंग से बेहद अमीर बना। अगर आपको याद ना आए तो बता दूं कि ओसामा बिन लादेन इसी सऊदी बिन लादेन ग्रुप का बिगड़ा हुआ बेटा था। दूसरी तरफ जॉर्ज एच बुश बिन लादेन ग्रुप के प्रमोटर थे। चूंकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति भी थे और तत्कालीन राष्ट्रपति के प्यारे पापा भी, तो उन्हें CIA के सभी क्लासिफाइड एक्सेस मिले हुए थे। व्हाइट हाउस का कहना था कि भले ही पापा जी को सारी खुफिया जानकारी हो, लेकिन पापा जी भले आदमी हैं, बिन लादेन से पैसे ले लेंगे, जानकारी नहीं देंगे। बाप पर न जाते हुए बेटे पर आते हैं। बुश ने लादेन और तालिबान पर हमला करने में पर्याप्त देरी की और सिर्फ 11,000 अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में उतारे। ये संख्या इतनी कम है कि दिल्ली में इससे 8 गुना पुलिस वाले तैनात हैं। इतने सैनिकों से कुछ होना जाना नहीं था, लेकिन सत्ता परिवर्तन हो गई और हामिद करजई को कुर्सी मिल गई। अब ये अलग बात है कि करजई यूनोकल ऑयल कंपनी के कर्मचारी थे। बराक ओबामा ने सैनिक बढ़ाने की बात की। ओबामा ने 30,000 सैनिकों को रवाना करने की बात कही। साथ ही ये भी कह दिया कि 18 महीने बाद ये सैनिक वापस बुला लिए जाएंगे। मतलब आप तालिबान को साफ साफ बता रहे हैं कि भैया 18 महीने के लिए पहाड़ियों में छुप जाओ और फिर हम खुद तुम्हें बुला लेंगे। दूसरी ओर 30,000 सैनिक कथित रूप से ओबामा के समय डिप्लॉय हुए थे, लेकिन अमेरिकी वॉचडॉग CH के मुताबिक उसमें से 40% घोस्ट थे, यानी उनके नाम पर बिल तो जमा हो रहे थे, लेकिन वो सैनिक एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे। अब पूरे काबुल में महज 5,200 अमेरिकी सैनिक थे। 20 सालों में लगभग 2400 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 20,000 घायल हुए। वहीं अफगानिस्तान ने 66,000 सुरक्षा कर्मी और सैनिक खो दिए। 47,245 आम अफगान नागरिक मारे गए। 1,144 सैनिक सहयोगी देशों के मारे गए। 9/11 में मारे गए लोगों की कुल संख्या 3,000 के करीब थी। इन सब डाटा में इराक को शामिल नहीं किया, उसकी कहानी ही अलग है। कुल मिलाकर बिन लादेन ग्रुप, यूनोकल ऑयल कंपनी और कार्लाइल ग्रुप ने मिलकर जमकर धंधा किया। मालिक के बेटे ने नौकर के बेटे से झगड़ा कर लिया और 20 साल की जंग छेड़ दी। लाख अफगान नागरिक बिना किसी वजह के मारे गए। बैकअप के तौर पर 4,06,000 इराकी मार दिए गए। 4,500 अमेरिकी सैनिक भी मार दिए गए। पूरी पोस्ट ही बीटिंग अबाउट द बुश है। ओबामा के बारे में ऊपर ही बता चुके हैं। जो बाइडेन ने उन सभी अफगानों की मौत का वारंट साइन कर दिया जो अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे थे। कहे कि अच्छे प्रगतिशील लोग थे, लेकिन इन 20 सालों में सबसे पप्पू प्रेसिडेंट कौन? डोनाल्ड ट्रंप। आप किस दुनिया में जी रहे हैं, समझ लीजिए। बाकी बचपन का प्यार है, भूलिएगा मत। सारी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, कुछ भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। लेकिन इस पूरी लड़ाई में भारत हाशिए पर क्यों है, इसको बारीकी से समझने की जरूरत है। दरअसल तालिबान पहले से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का घोर विरोधी है। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, तो भारत के प्रति तालिबान कभी भी सकारात्मक नजरिया नहीं रखता है। अब जब अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन जैसे देश तालिबान के पक्ष में होते दिखाई दे रहे हैं, तो भारत को और अधिक सतर्कता की जरूरत है। निश्चित रूप से तालिबान पाकिस्तान, भूटान और चाइना से संधि कर भारत में घुसने और कट्टरता फैलाने का जमकर प्रयास करेगा, ताकि देश में अराजकता बढ़े। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता देश की सरकार और वर्तमान हालात है, क्योंकि वर्तमान सरकार जिस तरह से विदेश नीतियों के बारे में बार बार असफल साबित हुई है, उससे संभावना प्रबल है कि अमेरिका और इजराइल की मध्यस्थता के चलते सरकार
घुटने टेक देगी। देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह से कमजोर हुई है और जीडीपी दर में बीते 5.5 सालों से लगातार गिरावट बनी हुई है, बेरोजगारी की बढ़ती संख्या और शासकीय उपकरणों के निजीकरण से ये स्पष्ट है कि सरकार कुछ भी करने लायक नहीं बची। यही वजह है कि भारत अलग थलग पड़ा है। कुल जमा तो यही है कि वर्तमान सरकार की किसी भी बातों अथवा सुझावों को अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि पिछड़े देशों की कौन सुनेगा। विकासशील देशों में जब तक शुमार थे तब तक विदेशों द्वारा बाकायदा सुझाव लिए जाते थे अथवा सुझाव व सलाह को मांगा जाता था। लोग माने या ना माने, मगर अब हालत बदल चुके हैं। यही वजह है कि अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन जैसे देशों ने भारत की चिंता नहीं की और सीधे हाशिए पर धकेल दिया। आने वाले समय में सबको ये सब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। जिनकी आंखों पर पट्टी है उन्हें भी दिखाई देने लगेगा, क्योंकि भुगतना सभी देशवासियों को है, किसी को रियायत नहीं मिलेगी।